अज्ञे जी के बारे में ये कहा जाता है कि उनको जिन्हें किताब नहीं देनी होती थी वो उनसे रॉयल्टी, हायर रॉयल्टी की मांग करते थे कि भाई जब प्रकाशकों से हायर रॉयल्टी की मांग करते थे कि जब बाजार का चलन था कि 10% रॉयल्टी मिलते हैं, वो 20% रॉयल्टी मांगते थे। वो ये कहते थे कि भाई अगर आप मेरा लिखना छापना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो आपको ये तय करना पड़ेगा, मुझे देना भी पड़ेगा। वो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में हम गए हुए हैं और गुलजार साहब बैठे हैं और एक तरफ तो एक लाइन लगी हुई है, मतलब लोग गुलजार साहब की किताबें लेकर खड़े हैं उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए। दूसरी साइड से एक युवती बियर का ग्लास लेकर हाथ में, वो उनके पास आती है, उनकी किताब सामने रखती है। मतलब ये था कि गुलजार साहब एक बार उसको इस तरीके से देखते हैं, वो देख लेते हैं सारा कि भाई ठीक है ये भी एक पाठक हो सकती है, उससे किताब लेते हैं, उसको साइन करते हैं, सबसे पहले उसको दे देते हैं। वो ऐसा कैसे होता है? वो वहाँ से निकलती है। उसके बाद फिर जो लोग उनसे बात कर रहे थे, उनसे उनकी किताबों पर बात कर रहे थे, उनकी रचनाओं पर बात कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि हम आपके फ़ैन हैं, हमने ये पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है, मेरी दादी ये पढ़ती है, मेरी नानी ये पढ़ती है, मेरी मम्मी आपकी फ़ैन है। फिर वो वापस उन पर आ जाते हैं। लेकिन विरोध कहाँ हुआ? विरोध हुआ कि एक अन्य कार्यक्रम में प्रयोजक रजनीगंधा बनता है और रचनाकार कहते हैं कि भाई साहित्य के कार्यक्रम का प्रायोजक एक गुटखा कंपनी कैसे हो सकती है? अब अगर राजस्थानी होने की बात करें तो हमारे लिए गर्व की बात भी है। एक किताब है कलेक्टर साहिबा, ठीक है, और उस सूची में मतलब पूरे भारत के जो हिंदी साहित्य की जो एक बेस्ट सेलिंग सूची है उसमें वो किताब 1 नंबर पर। आशीष जी, साहित्य क्यों का सवाल इन दिनों में पूरे वातावरण में छाया हुआ है। कुछ लोग तो कहते हैं कि साहित्य हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम समाज को बदलना चाहते हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि साहित्य हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं। एक ग्लैमर के साथ साहित्य जुड़ गया है। तो इस समकालीन परिदृश्य में आप साहित्य को किस तरह से देखते हैं? समकालीन परिस्थितियों की अगर बात करें हम, तो आप देख सकते हैं कि साहित्य 2 अलग अलग धाराओं में बह रहा है। और दोनों ही धाराओं को मजे की बात यह है कि एक दूसरे से ना कोई लेना देना है, ना कोई विरोध है, ना कुछ है। आप देखिए कि अगर आप साहित्य की बात करें, साहित्य की बात से मैं आपको फिर वहीं ला रहा हूं कि भाई ये साहित्य वो साहित्य कब से शुरू हुआ कि आप लेखन से जीवन यापन कर सकते हैं? क्योंकि मेरे सामने जिस तरह के उदाहरण आते हैं उसमें कोई इक्का दुक्का कभी एक व्यक्ति अपवाद के रूप में निकलता है जिसने अपनी आजीविका का साधन लिटरेचर को, साहित्य को बनाया हो। वरना तो बीकानेर में एक बहुत अच्छे कवि हुए हैं हरीश भादानी, वो तो कहते हैं कि जो पहले अपना घर फूके धर मंझला फिर चलना चाहे उसको जनपथ की मनोहारे। तो साहित्य लेखन कब आजीविका का साधन बन गया, ये एक बड़ा पॉइंट है। ये क्या है? इसके तो बहुत सारे उदाहरण आपको इसलिए भी देखने को मिल सकते हैं कि साहित्य आजीविका का साधन तो था ही, बहुत पीछे भी था। और अज्ञे जी के बारे में ये कहा जाता है कि उनको जिन्हें किताब नहीं देनी होती थी वो उनसे रॉयल्टी, हायर रॉयल्टी की मांग करते थे कि भाई जब प्रकाशकों से हायर रॉयल्टी की मांग करते थे कि जब बाजार का चलन था कि 10% रॉयल्टी मिलते हैं, वो 20% रॉयल्टी मांगते थे। वो ये कहते थे कि भाई अगर आप मेरा लिखना छापना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो आपको ये तय करना पड़ेगा, मुझे देना भी पड़ेगा। लेकिन अब ये जो दौर चल रहा है पिछले 10 साल, 15 साल, 20 साल का अगर बात करें लेखन में, मतलब नई वाली हिंदी, इंटरेस्टिंग इंग्लिश का जब दौर आया, एक निर्वात के बाद जब फिर से युवाओं को इससे कनेक्ट किया गया और नॉवेल्स के जरिए युवाओं को कनेक्ट किया गया या युवा कनेक्ट हुए? नहीं, युवाओं को कनेक्ट किया गया। ऐसी स्टोरीज, मतलब वो तकनीक अपनाई गई, मतलब वो तकनीक अपनाई गई कि जिससे युवा उससे कनेक्ट हो सके। ऐसे प्लॉट्स लाए जैसे कि आप ये देखिए कि अगर हिंदी की बात करें तो कवि सम्मेलनों से उठाकर, भाई हिंदी में कुमार विश्वास है, दूसरे थे, कवि सम्मेलनों से उठाकर वापस किताबें छापी गई, उस तरीके की किताबें जिसमें रोमांटिसिज्म ज्यादा था, जिसमें यूथ की बात ज्यादा थी। क्रांति नहीं थी, लेकिन हल्की फुल्की समाज की बात भी थी। वो उनको जोड़ा गया उनसे वापस। कोई गांभीर्य नहीं था उन सारी रचनाओं में। उसी तरीके से गांभीर्य किस रूप में? शब्दों के रूप में? क्योंकि साहित्य पर के रूप में एक आरोप लगा है साहित्य पर कि इसमें क्लिष्ट शब्द बहुत होते हैं, तो युवाओं को जोड़ने के लिए भाषा के साथ भी बिल्कुल भाषा के साथ, बाकायदा भाषा के साथ समझौते किए गए। और जैसा कि ये वही दौर था कि जिस दौर में आम बोलचाल की भाषा, अगर मंटो की जबान में बात करें कि अगर आपको लगता है कि मेरी कहानियां नाकाबिले बर्दाश्त है, तो आप ये मानिए कि सोसाइटी भी नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। उसी तरीके से जिस तरीके से लोक की बात हो रही थी, व्यवहार में जो भाषाएं यूज की जा रही थी, उन्हीं शब्दों को एज इट इज उठाकर उन किताबों में भी परोसा गया। मतलब साहित्य कार्य होने के लिए कोई विशिष्ट भाषा शैली का अपनाना जरूरी नहीं रहा, कोई व्याकरण अपनाना कोई जरूरी नहीं, बिल्कुल नहीं। जबकि पहले साहित्य का जब आप तुलना करते थे तो उसके अंदर
अंदर ये होता था कि इसकी भाषा कितनी प्रांजल है, इसकी भाषा कितनी जिसको अपन कह सकते हैं कि थोड़ा सा अलग हटकर कितने पर्यायवाची इसमें यूज हो रहे हैं, वैसा कुछ रहा नहीं रहा। युवा को जोड़ने के लिए डायरेक्ट उसकी भाषा में बात जावेद अख्तर साहब एक कार्यक्रम में ये कहते थे कि पहले का दौर ये था कि अगर आप मेरा शेर पढ़ रहे हैं और आपको लुगत की जरूरत नहीं पड़ती है तो मुझे सोचने की जरूरत है। उनका एक शेर भी था कि अजब अनजान लफ्जों से भरी है लुगत है या हमारी शायरी है। लेकिन ये जो दौर आया जिसमें ये कह दिया गया कि अगर कोई पढ़ रहा है तो उसे लगे कि अरे यार ये तो शब्दकोश की जरूरत नहीं पड़े, शब्दकोश की जरूरत तो नहीं पड़े। उसके साथ ये लगे कि ये जो किरदार बोल रहा है ये तो अपने मोहल्ले के मिंटू भैया ठीक इसी तरीके से बात करते हैं। वो एक शब्द में मतलब एक वाक्य में 5-6 बार छंद अलंकारों का प्रयोग करते हैं। छंद अलंकार यहाँ मैं फिर भी थोड़ा सा पर्दे में रखकर बात कर रहा हूँ। वो उस तरीके की भाषा थी, सीधे सीधे कहें तो गाली गलौच भी, माइल्ड गाली गलौच कहिए ना। भाषा की जो बात थी जो आम बोलचाल में गाली गलौच, साहित्य भाषा में एक तमीज की बात होती थी लेकिन वहां पे बदतमीज भी हुआ गया। बिल्कुल बिल्कुल। साहित्य में भी मतलब जिसे साहित्य कहा जा रहा था उस साहित्य में भी गाली गलौच का प्रवेश करवा दिया गया, ये कहकर कि भाई कॉलेज के लड़के अगर इसी तरीके से बोलते हैं तो इसी तरीके से परोसा जाना चाहिए ताकि युवा कनेक्ट हो सके। और युवाओं सच में युवा उससे कनेक्ट भी हुए, चाहे वो अंग्रेजी की बात हो चाहे वो हिंदी की बात हो। नई वाली हिंदी जो एक नई टर्म उछाली गई उसमें बाकायदा यही था कि ज्यादा से ज्यादा शब्द अंग्रेजी के थे। ठीक है। यूथ की बात थी, हॉस्टल की बात थी, पैशन की बात थी, नौकरी से परेशान होने की बात थी, जिम्मेदारियों की बात थी, तो जिम्मेदारियों से भागने की भी बात थी। ये सारी चीजें थी, उनसे यूथ कनेक्ट हुआ, किताबों की बिक्री बढ़ी। किताबों की बिक्री बढ़ी तो इस पूरे के पूरे साहित्य के परिदृश्य में कॉर्पोरेट घरानों की एंट्री हुई। और जब कॉर्पोरेट घरानों की एंट्री होती है तो आपको पता है कि वो हर चीज में प्रॉफिट तलाशते हैं, नई नई चीजें लेकर आते हैं। और अब आप नई नई चीजों से, अब मैं आपको बताऊं कि भाई साझा संकलनों से लेकर पुरस्कार, इवेंट, यहाँ तक कॉर्पोरेट घरानों की एंट्री हो चुकी है। ठीक है। आपको सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट्स दिखेंगे जिसमें ये कहते हैं कि अगर आप कविताएं लिखते हैं और अगर आप छपना चाहते हैं तो हम फला तारीख को एक मीटिंग कर रहे हैं, आप उसमें आइए, हम एक साझा संकलन प्रकाशित कर रहे हैं। जबकि साझा संकलन शब्द ही अपने आप में बड़ा अजीब तरह का। साझा और फिर संकलन क्या हुआ? और भाई उसमें एक संपादक होते हैं, आपकी 5 कविताएं ली गई, आपको एक कार्यक्रम में बुलाया गया, लोकार्पण में आपको फोटोज उपलब्ध करवाई गई। उसके बाद यहाँ तक कि मेरे को सुनने में ये आया कि साझा संकलन जो शब्द ही गलत है, जो मतलब एक जो युति है ये गलत है, उसके लिए ये तक कहा जाता है कि आपकी किताब इसलिए बिकेगी क्योंकि स्कूलों में जाएगी। बिल्कुल इस तरह के उनको प्रलोभन भी दिए जाते हैं और पैसा भी लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। इस तरीके का तो काम है ही, साथ में ये भी है कि अगर आप लिखना चाहते हैं, नहीं लिख पा रहे हैं तो हम आपकी मदद करेंगे। अच्छा, मतलब क्रिएटिव राइटिंग सिखा देंगे। हाँ, घोस्ट राइटिंग से अब क्रिएटिव राइटिंग पर आ गए हैं। जी बिल्कुल। भाई वो आप सारी मदद करते हैं, आपके लिखे को संपादित करते हैं, संवर्धित करते हैं, फिर वो उसके छपने तो की फिर साहित्यकार का अपना क्या रहा है इसमें? थॉट, अच्छा, विचार, वन लाइन। हाँ, बस एक वन लाइन है, उसके बाद में सारा काम आपको सशुल्क सेवाओं पर आधारित मिल जाएगा। सशुल्क मतलब उसको पैसा दिया बिल्कुल। आपको एक व्यक्ति को मतलब बिजनेस हो गया, आपकी कृति को संपादित करने के लिए एक व्यक्ति को आपको पैसा दिया जाएगा। वो भी थर्ड पार्टी से। ठीक है। पब्लिशर लेकर आएगा आपके पास कि आपकी किताब ये संपादित करेंगे, आप इनसे बात कीजिए। वो दोनों बैठकर एक किताब लिखते हैं। ठीक है। उस किताब को फिर पब्लिशर छापता है। फिर पब्लिशर अपने लेखक को लेकर पुस्तक मिलों में घूमता है, इवेंट्स में घूमता है। एक ये जबरदस्त बीच में आया है कि पहले साहित्य गोष्ठियों में जाता था। 20 से 25 लोग अगर किसी गोष्ठी में हो जाते थे बहुत बड़ी बात होती थी। 50 लोग अगर किसी लोकार्पण कार्यक्रम में आ जाते थे तो ये माना जाता था कि ये लोकार्पण कार्यक्रम सार्थक हो गया है। और अब जो एक नया दौर है उसमें कमोबेश छोटे और बड़े शहरों की बात नहीं करें तो हर महीने औसत किसी एक शहर में साहित्य उत्सव हो रहा है, लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है और इस तरह के बहुत सारे छोटे मोटे आयोजन हो रहे हैं। ये आयोजन साहित्य के लिए हैं या फिर ये जो कॉर्पोरेट कल्चर जो आप बता रहे हैं? क्योंकि इसके बीच में जब आपने मुझे कॉर्पोरेट कहा तो एक शब्द मुझे दिमाग में आया। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे किसी प्रायोजक ने, जब प्रायोजक कोई बहुत बड़ी गुटखा कंपनी थी और उसने जब उसको प्रायोजित किया कार्यक्रम को तो उस पर भी आवाज उठाई गई। अभी पिछले दिनों भी एक कोई कार्यक्रम हो रहा है, उसको लेकर के भी खूब सारी चर्चाएं, परिचर्चाएं या कि बहस हो रही है। तो ये जो इस तरह से जो एंट्री हुई, पुस्तक मेले के बाद में पुस्तक सम्मेलन, लिटरेचर फेस्टिवल, ये सब क्या है? देखिए कि अभी आपने जैसे कही तो मैं आपको उसी बात पर ले आता हूँ कि भाई साहित्य उत्सव के प्रायोजक को लेकर एक विवाद था। हाँ। एक सीन बताता हूँ आपको। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में हम गए हुए हैं। हाँ। और गुलजार साहब बैठे हैं और एक तरफ तो एक लाइन लगी हुई है, मतलब लोग गुलजार साहब की किताबें लेकर खड़े हैं उनसे ऑटोग्राफ लेने के लिए। ठीक है। दूसरी साइड से एक युवती बियर का ग्लास लेकर हाथ में, हाँ, वो उनके पास आती है, उनकी किताब सामने रखती है। मतलब ये था कि गुलजार साहब एक बार उसको इस तरीके से देखते हैं, वो देख लेते हैं सारा कि भाई ठीक है ये भी एक
पाठक हो सकती है, वो उससे किताब लेते हैं, उसको साइन करते हैं, सबसे पहले उसको दे देते हैं। वो ऐसा कैसे होता है? वो वहाँ से निकलती है। उसके बाद फिर जो लोग उनसे बात कर रहे थे, उनसे उनकी किताबों पर बात कर रहे थे, उनकी रचनाओं पर बात कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि हम आपके फैन हैं, हमने ये पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है, मेरी दादी ये पढ़ती है, मेरी नानी ये पढ़ती है, मेरी मम्मी आपकी फैन है, फिर वो वापस उन पर आ जाते हैं। लेकिन विरोध कहाँ हुआ? विरोध हुआ कि एक अन्य कार्यक्रम में प्रयोजक रजनीगंधा बनता है और रचनाकार कहते हैं कि भाई साहित्य के कार्यक्रम का प्रायोजक एक गुटखा कंपनी कैसे हो सकती है, जबकि वही सारा कुछ प्रोसेस में शामिल है कि रस रंजन, बाकायदा रस रंजन के कार्यक्रम आयोजित होते हैं मुख्य कार्यक्रम के बाद में, रात्रि में, और बुलाए गए अतिथि लेखकों को शाम को उनके कमरे तक सारी व्यवस्थाएं पहुंचाई जाती है, शराब पिलाई जाती है, डायरेक्ट कहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक फैंसी सा पैकेट गिफ्ट टेम्पर बनाकर उनके कमरे तक वो सारी चीजें पहुंचाई जाती है। तो फिर आप किस चीज का विरोध कर रहे हैं? ठीक है, सिर्फ विरोध करने के लिए, या वो लोग विरोध कर रहे हैं जिन्हें नहीं बुलाया गया था? जी जी। क्योंकि हर तरीके का प्रायोजक जो होगा वो अपना माल बेचने के लिए आया है, तो वो अपने होर्डिंग्स भी लगाएगा, वो सारी चीजें होंगी। लेकिन इसमें एक ताजा विवाद आपको एक बता देता हूँ कि भाई जो लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं जी, वो लोग कुछ अभिनेत्रियों को एक साहित्य उत्सव में बुलाने से खफा हैं। ठीक है। जबकि बहुत सारे अभिनेता भी हैं जो बाद में लेखक बने होंगे या लेखक बनने की प्रोसेस में है, या कुछ छुटकर लिखा भी होगा, वो है, उनसे कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, उर्फी जावेद की जो आप बात कर रहे हैं उसमें तो जो लगता है प्रथम दृष्टया अगर सोशल मीडिया पे छोटा मोटा भी कोई जानकार है तो वो जिस तरह के विरोध के साथ जो फोटो जारी हो रहा है, आप अगर उस फोटो को देखें तो साफ साफ दिख रहा है उस फोटो में पूरे उस कार्यक्रम की जानकारी है। कार्यक्रम की ब्रांडिंग उर्फी जावेद के उस फोटो के साथ हो रही है, और यहां तक कि आरोप तो बाद में यह भी लगा कि जो लोग विरोध कर रहे हैं ये बेसिकली उस कार्यक्रम के मीडिया इन्फ्लुएंसर है। वो दरअसल क्या, उस कार्यक्रम की पूरी जानकारी बाकायदा उसमें लिखा हुआ है, कार्ड ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, इस दिन से इस दिन तक टिकट भी लग 400 रुपए टिकट है। और ये सारी चीजें जो है, अगर ये सारा का सारा प्रायोजित कार्यक्रम है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं वही लोग तो शामिल है जो साहित्य में कहीं ना कहीं दाएं बाएं ऊपर नीचे, अगर आप एक पे नहीं कहते तो 100वें नंबर पर कहीं है, कहीं हो सकता है कि 3 पास के लिए उनकी एंट्री हो गई हो। ये सब क्या है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कॉर्पोरेट अगर कहीं घुसता है जी, तो वो सिर्फ प्रॉफिट दिखता है। ठीक है, आपकी बात सही है, पब्लिसिटी होनी चाहिए, नेगेटिव हो बिल्कुल, पॉजिटिव हो, कुछ भी हो भाई। अगर कहीं विरोध होगा तो दो लोग समर्थन में भी खड़े होंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि जो लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं वही लोग विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, तो उसी तरीके से कुछ लोग ट्रिगर भी होंगे कि नहीं हमें जाना चाहिए। बिल्कुल, कुछ फेमिनिस्ट लोग भी जागेंगे, कुछ एक्टिव लोग भी जागेंगे, इस तरीके के सारे काम है। तो ये व्यापार है, और व्यापार में किस तरीके से ज्यादा मुनाफा कमा जाए, सिर्फ ये देखा जा रहा है। और साहित्य की जो दूसरी धारा है जिसने पहले जीविका और अब प्रॉफिट धारणा बना ली है अपनी साहित्य को लेकर, तो वो चल रहे हैं। ना साहित्यकारों को उनसे कोई परेशानी है और ना उन व्यापारियों को साहित्यकारों से कोई परेशानी है। ये दोनों धाराएं अलग अलग हैं, अपनी बह रही हैं। लेकिन एक ये आता है कि लिटरेचर आज भी हमारे समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं है। बावजूद इसके अगर इतना बड़ा कॉर्पोरेट घराना इतना तामझाम, इतना सरंजाम जुटाने के बाद में इतने बड़े आयोजन करता है तो उसको फायदा क्या हो सकता है? वो क्या है? किताबों की बिक्री। आप देखिए, प्रकाशकों को फायदा हुआ। बिल्कुल। एक मैंने बीच में सुना था कि एक प्रकाशक के साथ तो ये भी कह दिया गया कि पुस्तक मेले में आप आएंगे तो जो पैसा है वो सीधा आपके खाते में नहीं जाएगा। बिल्कुल, राजस्थान की घटना है ये जी, राजस्थान की घटना है ये कि एक इवेंट होता है साहित्य जोधपुर में। ठीक है, साहित्य का एक इवेंट है, एक उसके पीछे एक प्रायोजक है, एक पूरा एक कॉर्पोरेट घराना है उस इवेंट के पीछे। उन्होंने किराए पर प्रकाशकों को जगहें दी अपने पुस्तकें बेचने के लिए। ठीक है। लेकिन जिस दिन ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो वहां आकर ये कहा जाता है कि आपको पेमेंट इस गेटवे के थ्रू करना है, आपका सारा पेमेंट हमारे थ्रू आएगा। बिल्कुल। और फिर हम आपको तो प्रकाशकों से स्टॉल लगाने के कोई पैसा नहीं लिया गया था? प्रकाशकों से पैसा लिया गया था। अच्छा। अब उसमें इस तरीके की बातें भी आई कि ये लोग ये चाह रहे हैं कि अगला उत्सव जब हो तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट किस तरीके से कमाया जा सकता है, इसका डेटा उनके पास हो। क्योंकि अगर कॉर्पोरेट है तो वो डेटा पर भी काम करता है कि भाई किताबों की बिक्री कितनी हुई, खाने पीने की चीजों की बिक्री कितनी हुई, हैंडीक्राफ्ट्स की बिक्री कितनी हुई, ये सारा हो सकता है वो डेटा के लिए कर रहे हो सकता है कि अगली बार वो किराया नहीं लेकर ये कमीशन कर दें, हो सकता है कि वो खुद ही कुछ करें ऐसा कि किताबें भी वही बेच रहे हैं, फूड भी वही बेच रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट भी वही बेच रहे हैं, इस तरीके का भी मामला हो सकता है। तो ये सारा डेटा के लिए भी था, कमीशन के लिए भी था। आयोजकों ने मतलब हर विक्रेता से, चाहे वो फूड बेच रहा था चाहे वो किताबें बेच रहा था, पैसा पहले वहां पे आएगा, पैसा आयोजकों के पास आया। ठीक है भाई, माल उन्होंने बेचा ऑन द स्पॉट, लेकिन वो पैसा आयोजकों के पास गया और आयोजकों ने बाद में उनको रीपे किया।
कितनी बड़ी रणनीति के साथ पूरा का पूरा जो कॉरपोरेट जो मतलब ये समझ ले कि प्रबंधन है वो इस तरह से चल रहा है। और इसके अंदर जो डाटा आपके बड़े एक डाटा बड़ा सामने आया अभी कि बहुत सारे पुस्तक मेलों में जितनी किताबें नहीं बिकती है उससे कई गुना ज्यादा खान पान की चीजें बिक जाती है। इस तरह की चीजें आई मतलब जो फूड कोर्ट वगैरह जो होते हैं। एक मीम चलता है कि भाई पुस्तक मेलों में पुस्तकों से ज्यादा बिरयानी बिक रही है। हाँ, अखबारों ने उसे मुद्दा भी बनाया कि भाई ये बिरयानी ज्यादा बिकी, किताबों की जो बिक्री थी उसकी राशि कम है और बिरयानी की ज्यादा। तो कहीं ये पुस्तक मेले जो है ये कहीं मिलने जुलने का साधन तो नहीं बन गए? ऐसी जगह जहां पे बहुत कम लोग आएंगे, ऐसे लोग जहां पे समाज का सामान्य वर्ग नहीं पहुंचेगा, वहां पे अपन चलते हैं 3 घंटे गुजार लेते हैं, जैसे पहले फिल्मों के साथ हुआ था। सिनेमा हॉल के जो हश्र जो आज हुआ है उससे पहले का जो समय था उसके अंदर लोग समय निकालने के लिए 3 घंटे का समय, क्योंकि फिल्में चल नहीं रही थी तो कई लोग सोचते थे कि 3 घंटे का समय अपन फिल्म में 200 रुपए टिकट 300 रुपए टिकट में गलत सौदा नहीं है, घाटे का सौदा नहीं है, वो इस तरह से भी करते थे। तो कहीं पुस्तक मेलों में इसीलिए तो लोग नहीं जा रहे हैं, किताबें बिक नहीं रही है। सिर्फ पुस्तक मेलों की बात नहीं है, ये साहित्यिक आयोजनों की बात करिए आप। देखिए कि सोशल मीडिया का जब से आया है हर आदमी खुद को एक लेवल ऊपर दिखाना चाहता है, ठीक है। उसके लिए लाइसेंस बनाता है, वो ये दिखाता है कि मैं पढ़ रहा हूँ, वो ये दिखाता है कि मैं पढ़े हुए को समझ रहा हूँ, वो ये दिखाता है कि बड़े बड़े राइटरों से मेरे संबंध भी हैं। इस चक्कर में अब आप देखिए कि मतलब बहुत सारे प्रकाशक ऐसे हैं जो अपने रचनाकारों को बांध कर रखते हैं कि भाई ये पुस्तक मेले 7 से 10 जनवरी या ये 10 दिन आपको हमारे स्टॉल पर ही रहना पड़ेगा। अच्छा, आप और स्टॉल को 10 बाई 10 की 10 बाई 15 की होती है, जो भी उसका साइज हो, वो प्रकाशक की औकात के हिसाब से तय होता है। ठीक है। तो वो अपने रचनाकारों को वहां बांध कर रख रहा है, लोग आ रहे हैं उनके साथ फोटोज खिंचा रहे हैं। अब मैंने देखा कि हरीश जी खड़े हैं, अच्छा हरीश जी खड़े हैं तो मैंने हरीश जी की किताब खरीदी, हरीश जी से ऑटोग्राफ लिया, हरीश जी से फोटोग्राफ लिया और फिर जाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। अब उस किताब की बिक्री के लिए हरीश जी को वहाँ 7 दिन तक रहना पड़ता है। उनको खर्चा अगर प्रकाशक उठा रहा होगा तो हो सकता है उठाता हो, लेकिन वो अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए कर रहा है। और ये सारे उपक्रम सिर्फ पुस्तक मेलों के लिए नहीं हो रहे हैं, रीडिंग सेशंस के लिए हो रहे हैं। आप देखिए दिल्ली में बहुत पुराना एक स्टोर है किताबों का, फकीरचंद बुक स्टोर। तो फकीरचंद बुक स्टोर में हर 7वें दिन रीडिंग सेशंस हो रहे हैं। रीडिंग सेशंस क्या है कि वो खुद ऑर्गेनाइज करवाते हैं, एक प्रकाशक से वो डील करते हैं, प्रकाशक रचनाकार के साथ डील करता है कि भाई आपको वहाँ जाकर अपनी कहानी पढ़नी है, 50 लोग होंगे उनके बीच में आपको अपनी कहानी का वाचन करना है, उसके बाद में आपकी जो बिक्री होगी किताबों की उसमें से आपको कुछ % मिलेगा, किताब को कुछ % मिलेगा, प्रकाशक को भी कुछ ना कुछ मिलेगा। इस तरीके के रीडिंग सेशंस आयोजन किए जा रहे हैं। और ओपन माइक सेशंस, भाई रचनाकारों को ये कहा जा रहा है कि हमारे इंस्टाग्राम पर इतने फॉलोवर्स हैं, हम ओपन माइक करवाते हैं, हम आपका वीडियो लगाएंगे, आपको सिर्फ 5,000 रुपये देने हैं, हम आपको हमारे सेशन में बुलाएंगे, फिर इंस्टाग्राम पर आप राइटर बन जाएंगे, इंस्टाग्राम पर आप कवि बन जाएंगे, इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटी बन जाएंगे। इस तरीके के कार्यक्रम भी हो रहे हैं। रीडिंग सेशन की बात तो ठीक है, गोष्ठियों की बात और भी ज़्यादा ठीक है, लेकिन क्या ये सजा कि आपको स्टॉल पे बिठा दिया गया और लोग आ रहे हैं आपसे साइन ले रहे हैं, लोग कर रहे हैं, क्या साहित्यकारों को यहाँ तक पहुँचना ठीक है? अगर प्रॉफिट चाहिए तो करना पड़ेगा। किसको चाहिए प्रॉफिट? अगर लेखक को प्रॉफिट चाहिए, लेखक को क्यों प्रॉफिट चाहिए हो रहा है? जब वो ये कह रहा है, क्योंकि बेस्ट सेलर वही बनेगा ना। ठीक है, बेस्ट सेलर तो वही बनेगा, फिर प्रकाशक का नाम बाद में आएगा। बेस्ट सेलिंग लेखक कौन होगा? वो जिसकी सबसे ज्यादा किताबें बिकी। नहीं, बेस्ट सेलिंग ऐसे हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। किताबें बिकने के लिए, किताबी बिक्री के आंकड़े तो है। मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ कि अभी मैं भूल गया कहाँ का साहित्य उत्सव है, निल्सन जागरण नाम से एक बेस्ट सेलिंग सूची जारी होती है हर साल। ठीक है। और मैं भूल रहा हूँ कि वो कहाँ का साहित्य उत्सव है, अभी हाल ही की बात बताता हूँ। अब अगर राजस्थानी होने की बात करें तो हमारे लिए गर्व की बात भी है। एक किताब है कलेक्टर साहिबा, ठीक है, और उस सूची में मतलब पूरे भारत के जो हिंदी साहित्य की जो एक बेस्ट सेलिंग सूची है उसमें वो किताब 1 नंबर पर है। बिल्कुल ठीक है। उसका दूसरा संस्करण भी आ चुका है। और कोई देखिए मतलब साहित्य की किसी भी धारा में उस किताब पर कोई विरोध नहीं है, जबकि रियलिटी ये है कि जिसे आप कहते हैं साहित्य, वो गंभीर साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार, रचनाकार, वाद विमर्श वाले साहित्यकार, उनमें किसी को भी पुरस्कार मिले, किसी भी कृति को पुरस्कार मिले, कि विवाद खड़ा हो जाता है। ठीक है, रेत समाधि से लेकर अभी तक जो किताबें आई है, यहाँ तक कि जो अभी एक नोबेल पुरस्कार मिला है उसको लेकर भी विवाद हुआ,
तो उनमें वो विवाद चल रहे हैं हर किसी को। और इधर ये है कि एक सूची जारी होती है, उसमें राजस्थान के एक राइटर को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ राइटर घोषित कर दिया जाता है किताब की बिक्री के आंकड़ों के आधार पर, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। एक प्रकाशक की 6 किताबें हैं, लेकिन कोई ये कहने वाला नहीं है कि यार एक ही प्रकाशक की 6 किताबें बेस्ट सेलिंग सूची में कैसे हो सकती है। वो ये कहते हैं कि भाई ये बिक्री के आंकड़ों के आधार पर है, और बिक्री के आंकड़ों का फायदा प्रकाशक के बाद सबसे ज्यादा लेखक को होगा। और अगर लेखक खुद को बेस्ट सेलिंग लेखक कहना चाहता है तो कम से कम दूसरी जो धारा बह रही है साहित्य की, उसमें उसको ये सारे उपक्रम तो करने ही पड़ेंगे। जैसे वो अब किसी भी दूसरे अगर प्रोफेशन में होता, जैसे वो कहते हैं कि मैं अगर किसी दूसरे प्रोफेशन में होता तो मुझे प्रॉफिट का हिस्सा मिलता, तो फिर उसको वो काम भी तो करने पड़ते हैं ना। ठीक इसी तरीके से राइटर इसमें भी वही काम कर रहे हैं। वो पुस्तक मेलों में जा रहे हैं, वो रीडिंग सेशंस में जा रहे हैं, वो लोगों से फोटोज खिंचवा रहे हैं। यहाँ तक कि मैं तो ये भी कहता हूँ, कई बार ऐसा लगता है कि भाई सोशल मीडिया अगर आप कमेंट सेक्शंस में चेक करें तो आपको लगता है कि यार इस आदमी को, इस लेखक को ये जवाब नहीं देना चाहिए था, इस बहस में उलझना ही नहीं चाहिए था, लेकिन उन्हें भी पता है कि उन्हें इंगेज रखना है। वो जो लोग जो लगातार आपसे साल भर आपके संपर्क में हैं, आपको बर्थडे विश कर रहे हैं, आपको एनिवर्सरी विश कर रहे हैं, आप उन्हें एनिवर्सरी विश कर रहे हैं, वो उन्हीं को किताब का लिंक भेजा जाएगा और वही स्क्रीनशॉट लगाएंगे कि भाई नवीन जी की किताब खुद से बेहतर आ गई है, मैंने खरीद ली। मैं भी करता हूँ, सब करते हैं। पुरस्कार पे विवाद आपने जब कहा, तब बात ये होती है कि राइटर को ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पे श्रेष्ठ था और मुझे पुरस्कृत होना चाहिए था, यह पुरस्कार मिलना चाहिए था। और उस वक्त अगर किसी को पुरस्कार नहीं मिलता है तो वहाँ पे खरीद की बात नहीं होती थी, वहाँ पे सिर्फ विचार की बात होती थी, कंटेंट की बात होती थी, लिटरेचर की बात होती थी। तब इस तरह के विवाद आते थे। और इस विवाद से जब आपको ये लगता है कि इस विवाद से एक नया खेल खड़ा हुआ और एक नया सेलिंग के आंकड़े, तो जिस समय में आप और मैं अपन जी रहे हैं, वहाँ पे ये जो दो धाराएं चल रही हैं, जिसके अंदर एक तरफ तो वो लोग हैं जो अपनी किताबों की बिक्री बढ़ा करके, और ये सारे के सारे अगर मैं सही सही शब्दों में इस्तेमाल करूं तो सारे कॉरपोरेट के हथकंडे अपनाने के बाद में मेन स्ट्रीम में शामिल हो रहे हैं, वो जहां पर आज खड़े हैं। और वो लोग जो एक, जिसको अपनी आप जैसा कि आपने कहा कि वाद और विमर्श का साहित्य, या कि आप ये कहना चाहते हैं कि एक ऐसा लोक कल्याण का मार्ग जिसके अंदर साहित्य का पहला काम ये होता है कि वो लोक मंगल करे, लोक कल्याण करे, तो वो जो साहित्य रचने वाले हैं, ये बहस का विषय है कि वो जो लोक मंगल का साहित्य रचने वाले हैं या कि साहित्यकार की वो पीढ़ी है जो बिकती तो नहीं है लेकिन वो विवादित बहुत ज्यादा रहती है या विवाद बहुत ज्यादा खड़े करती है, वो और एक तरफ वो जो लोग बेस्ट सेलर हैं, उन दोनों के बीच में एक फर्क कैसे किया जा सकता है? ये बहुत आम सा फर्क है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ ये जो लिखने या बिकने वाले ही अलग नहीं है, इनका पाठक वर्ग भी अलग है। ठीक है, एक वो है जो एक किताब आती है, उसे हाथों हाथ ऑर्डर करता है, पढ़ता है, 4 लाइनें लिखता है, फोटो लगाता है, राइटर उसको रीपोस्ट करता है, वो खुश हो जाता है। ठीक है, लेकिन वहीं दूसरी ओर एक जो वाद और विमर्श के साहित्यकार की बात कर रहा था वो है, तो वो अपने राइटर्स को फॉलो करता है लंबे टाइम तक। उनके साथ अगर कोई विवाद हो रहा है तो वो उन बहसों में मुब्तला भी होता है, सारी चीज़ें करता है, उसका फॉलो लेता है, उसकी समीक्षाएं देखता है, उनके बारे में क्या आ रहा है वो देखता है। ये बहुत आम सा फर्क हो गया है आज। ये दोनों ही धड़े मैं बता रहा हूँ आपको कि एकदम अलग हो चुके हैं। इनका पाठक वर्ग भी अलग है और इनका सारा कुछ अलग तरीके से चल रहा है, लेकिन स्मूथ है, इनमें आपस में कोई विवाद नहीं है। भाई ये जो नए वाले हैं ये कहते हैं कि हमें उनके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, और ये जो पुराने वाले हैं वो ये कहते हैं कि ये साहित्य ही नहीं है, लेकिन आपस में कभी ये विवाद में खड़े नहीं होते। जबकि आयोजनों में दोनों ही धाराओं को बुलाया जा रहा है, दोनों ही धाराओं को एक सी तवज्जो दी जा रही है, जी। लेकिन फिर भी ये सारा मामला अलग अलग अपने हिसाब से चल रहा है। और बिक्री के आंकड़े तो मैं आपको बताता हूँ कि भाई प्रेमचंद जी जितने बिक रहे हैं उतने नहीं पढ़े जा रहे होंगे आज भी। ये जो साहित्य जो है ये पैशन से, या लिखना और पढ़ना दोनों की बात कर रहा हूँ, ये पैशन से जब फैशन की तरफ आए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सोशल मीडिया का दौर है, खुद को बुद्धिजीवी दिखाने के लिए, इंटेलेक्चुअल दिखाने के लिए ये सारे उपक्रम किए जा रहे हैं आम पाठकों के द्वारा। और मैं तो आम पाठकों से भी लेकर आम लोगों से भी कह रहा हूँ कि भाई जो पाठक नहीं है वो भी अपने घर में 4 किताबें जरूर लिखते हैं, वो चाहे वारेन बफे की हो, वो चाहे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड भी हो, अमीर कैसे बने, डेल कार्नेगी भी की हो, तो वो दिखाते हैं कि भाई मेरे रीडिंग मेरी हैबिट में है, मैं ये पढ़ रहा हूँ, मैं वो पढ़ रहा हूँ। चर्चित किताबें उनकी शेल्फ में मिलेगी, हालांकि वो पैक मिलेंगे, कभी उन्होंने खोला नहीं होगी, लेकिन ये सारा कुछ हो रहा है। और यही बिक्री के आंकड़े
किसी को बेस्ट सेलर बना रहे हैं, किसी को पुरस्कार दिलवा रहे हैं, किसी को रीडिंग सेशंस में भेज रहे हैं, किसी को वर्कशॉप में भेज रहे हैं। अब आप देखिए एक मजे की बात ये भी है, कहानी लिखना सिखा रहे हैं, लेकिन कहाँ? मनाली। हाँ, इस तरह के तो होते हैं बहुत सारे रिजॉर्ट्स में और में भाई अगर आपको कहानी लिखाना सिखाना है तो आपको ऐसी जगह चुननी चाहिए जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ सकें। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आप आने वालों की व्यवस्थाएं कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई मिनिमम पर हो जाए, अगर आप साहित्य की बात कर रहे हैं तो जैसा कि होना चाहिए। लेकिन आप 25,000 रुपये टिकट पर 5 दिन के लिए मनाली में ले जा रहे हैं, तो वो डेस्टिनेशन, मतलब मोटे मोटे तौर पे जो आप ये कहना चाहते हैं कि साहित्य का जो मार्ग था, जिसमें एक साहित्यकार की पहचान ये हुआ करती थी कि वो झोला लटकाए हुए है, उसके पास किताबें हैं, और वो जब बात करेगा तो बहुत ही गंभीरता से बात करेगा, एक बड़ा सा मोटा सा चश्मा उसके नाक पे चढ़ा हुआ होगा, और वो बात करने से पहले 10 बार सोचेगा कि मैं किन लोगों से बात कर रहा हूँ। वहाँ से ये हट करके अब अमीरों का शगल बन गया है। किसी के पास अगर 25,000 रुपये लगाने के लिए है तो वो 25 दिन में एक बड़ा साहित्यकार स्थापित हो सकता है। आपका शायद ये कहना है। बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ कि भाई अगर लिटरेचर फेस्टिवल की बात करें, जब तक मैं गया हूँ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में, बाकायदा ये होता है कि भाई या तो आप एज ए राइटर अगर आप वहाँ आमंत्रित हैं तो वहाँ आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। मतलब आपके फूड से लेकर ब्रेवरेज तक सब कुछ होता है, आपकी अलग अलग व्यवस्थाएं की जाती है। लेकिन वही व्यवस्थाएं अगर आप अमीर हैं तो 5 से 7 10,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भी आपको मिल सकती है। अच्छा। मतलब ये देखिए कि उस पूरे मतलब प्रांगण को एक बाड़ा बना दिया गया है कि आप 10,000 रुपये देकर आप गुलजार साहब के आसपास घूम सकते हैं। मतलब मैं साहित्यकार नहीं हूँ और मेरे पास 10,000 रुपये है, तो गुलजार तो एक आपने नाम लिया है, ऐसा कोई भी साहित्यकार जिसको मैं बहुत बड़ा मानता हूँ मैं उसके पास जा सकता हूँ। हाँ, आप उसके और गुलजार मेरे को अटेंड करेंगे। जरूरी नहीं है वो आपसे मतलब उस तरीके से अटेंड करें, लेकिन उनके पास तक जाने की परमिशन आपको है। अच्छा भाई वो प्रेमिसेस जहाँ उनको बैठकर रेस्ट करना चाहिए, उस जगह पे वीआईपी हो गया। हाँ, जितना गुलजार वीआईपी है, जितने दूसरे राइटर वीआईपी हैं, उतने ही वीआईपी आप हो जाते हैं। अगर मेरे पास 10,000 रुपए प्रतिदिन देने के लिए है, मतलब अगर आप एक दिन के लिए देते और ये डायरेक्ट होता है। हाँ। मतलब ऐसा नहीं है कोई पतली गली से या पीछे के दरवाजे से। डेलीगेट पास बनते हैं, डेलीगेट पास में आप पूरे प्रीमिसेस में कहीं भी जा सकते हैं। मैं वहां पे जाता हूं और मैं कहता हूं मेरे पास 10,000 रुपए हैं और मुझे डेलीगेट पास दिया जाए, और उसके बाद में मैं कहीं भी जाकर के वो अपने गले में लटका करके और कहीं बैठ सकता हूं। कोई बड़े से बड़ा साहित्यकार मुझे वहां से नहीं हटा सकता। आपको नहीं हटा सकता, और मैं उसके साथ फोटो भी करवा सकता हूं। अगर देश के 4 बड़े साहित्यकार एक टेबल पर बैठे हैं, वहां 5 कुर्सियां लगी है, अगर आप 5वीं कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो उन चारों में से कोई भी आपको, ऐसा संभव है? बिल्कुल, उन चारों में से आपको कोई नहीं कह सकता कि भाई ये कुर्सी आप छोड़ दीजिए, आप पाठक हैं, आप लेखक नहीं। तो ये वहां के जो आयोजक है वो उनको पहले ही समझा देते हैं, मतलब पूरी तरह से तैयार किया जाता है। बिल्कुल। ओके भाई जब परमिशन दे दी गई है, उनको भी पता है कि भाई ये जो लॉन्च, जिस लॉन्च में बैठे हैं 4 रचनाकार, उस लॉन्च में 40 आम पाठक बैठे हैं। पाठक की भी बात नहीं कर रहा, 40 आम लोग बैठे हैं या खास लोग बैठे हैं जिनके पास ये परमिशन है कि वो वहां बैठ सकते हैं। तो फिर आप बताइए कि साहित्यकार की हिम्मत कैसे हो कि उनसे ये कहा जाए कि भाई आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं, आप शराब का गिलास लेकर मेरे पास कैसे आ गए हैं, आप हाथ में खाने की प्लेट लेकर मेरे पास कैसे आ गए हैं, हम गंभीर बात कर रहे हैं, आप यहाँ क्यों बैठे हैं। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और ऐसे करते करते हम साहित्य से, आपकी जो पूरी बात है उसमें ये चलती है कि हम अब साहित्य से हट करके हम पढ़ने पढ़ाने के उस शगल में आ गए हैं जहां पे मैं कुछ भी पढ़ते हुए अपने आप को रीडर साबित कर सकता हूं। जरूरी नहीं है कि मैं लिटरेचर ही पढ़ूं, जरूरी नहीं है कि मैं प्रेमचंद को ही पढ़ूं, मैं डेल कार्नेगी को भी पढ़ सकता हूं, और मैं जोसेफ मर्फी की भी बात कर सकता हूं। मैं वहां पे एक रीडर हूं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर मुझे अपना समय अच्छे लोगों में, साहित्यकारों में निकालते हुए दुनिया को बताना है, तो मेरे पास अगर 10-15 हज़ार रुपए रोज खर्च करने के लिए हैं तो मैं उनके साथ बैठ करके शराब भी पी सकता हूं और उनके साथ बैठ करके खाना भी खा सकता हूं, और वो फोटो सोशल मीडिया में वायरल भी कर सकता हूं। तो ये दौर, इस साहित्य के इस दौर को हम चाहे कुछ भी कह दें, लेकिन आज हम जिस दौर में खड़े हैं वो एक ऐसी सच्चाई है जिससे हमें मुंह फेरना नहीं चाहिए। और मुझे लगता है कि शायद बात के इस समापन दौर में आप ये मुझे बताना पसंद करेंगे कि ऐसे दौर में कोई एक ऐसा वर्ग है जो इन सब पे अपनी चिंता भी कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है जी। पाठक की भी अगर बात करूं
तो बहुत से पाठक इस सब को लेकर चिंतित हैं। साहित्य अनुरागी जो है बहुत सारे इन सब को लेकर चिंतित हैं। वो आज भी गंभीर साहित्य पढ़ रहे हैं, उसके बारे में बातें कर रहे हैं, और ये जो आयोजन वगैरह हो रहे हैं इनसे एक दूरी भी बनाए हुए हैं। उन्हें लगता है कि ये सारा कुछ व्यापार का मामला है, तो ये लिटरेचर नहीं है। जो डाई हार्ड लिटरेचर फैन है वो आज भी लिटरेचर की तरफ जा रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा सियासत है वहाँ, लेकिन उसके बावजूद भाई एक कविता होती है जो उन्हें 15 दिन तक याद रहती है, एक कहानी होती है जिनके किरदार उनको अपने आसपास के किरदार लगते हैं, वो उनसे बातें करते हैं, उन कहानियों पर समीक्षाएं कर रहे हैं। उन्हें कहीं छपना नहीं है, उन्हें कहीं बिकना नहीं है, उन्हें कहीं दिखना नहीं है, उसके बाद भी वो लिटरेचर पढ़ रहे हैं। बहुत, हालांकि हो सकता है कि ये संख्या एक सही आंकड़ा नहीं आ रहा हो, कभी हो सकता है ये बहुत ज़्यादा हो, इन्हें कम बताया जा रहा हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो गंभीर लोग हैं वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं करते हैं। और एक वर्ग पूरा ये है जो वो पानी भी पीता है तो सोशल मीडिया पर दिखाता है कि मैं इस तरीके से पानी पी रहा हूँ या ये पानी पी रहा हूँ। तो ये सारे आंकड़े हैं जो सामने आने चाहिए। लेकिन ये है कि आज भी लिटरेचर के लिए चाहने वाले जो है वो कम नहीं है, और वो आज भी वही किताबें पढ़ रहे हैं, उन पर बात कर रहे हैं। गंभीर साहित्य भी लिखा जा रहा है, उस पर बात भी हो रही है। लेकिन हाँ, आंकड़ों का फ़र्क ज़रूर है। बिक्री के अगर आंकड़ों की बात करें तो वो बड़ा फ़र्क है, क्योंकि सोशल मीडिया क्राउड तो मैनेज करता ही है। ये बहुत पावरफुल एक प्लेटफॉर्म है क्राउड को मैनेज करने के लिए, तो उसका फ़र्क तो ज़रूर पड़ता ही है। खैर, इस तरह की बातें होती रहेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आशावाद अभी तक बरकरार है हमारा। ठीक है, बहुत कुछ इधर से उधर हो रहा है, लेकिन आस की जो किरण है, एक लौ है, एक कौंध है, वो अभी तक बाकी है। बिल्कुल। सृजन सरोकार में ये थी हमारी बात। हम ये नहीं कहते कि साहित्य खत्म होता जा रहा है, या कि इतने आशावाद से भी भरे हुए नहीं है कि हमें लगता है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। बस हम ये बताना चाहते हैं कि अभी क्या हो रहा है। हमारा ये डिस्कशन सृजन सरोकार के तहत लगातार होता रहेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि हम हर सप्ताह आपसे बात करें। आशीष जी आज की युवा धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत सारे जो परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहे हैं, चाहे नवलेखन के माध्यम से हो रहे हैं, हम इनसे बात करते रहेंगे और आपके बीच में इस तरह की सारी बातें जो प्रकट है, अप्रकट है, आप जानते हैं, शायद पूरा नहीं जानते हैं, वो हम आपके बीच में लाते रहेंगे। फिलहाल आप मुझे और आशीष जी को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।